Good evening, all of you. साउंड क्लियर है नहीं है, एक बार वेरीफाई करवा दीजिए। एक बार ऑडियो वीडियो व्यूज बता दीजिए। साउंड क्लियर है नहीं है। संजू दागर, हेलो। नर्सिंग लाइफ, गुड इवनिंग। क्लियर है? संजू ने कहा मतलब वॉइस इज क्लियर। रोशनी, गुड इवनिंग। फटाफट से साउंड वीडियो क्लियर है नहीं है। तो आज हम एक पूरे सिस्टम की बात करने वाले हैं यहां पर, जो आप बेसिकली पढ़ते हो आई एंड ईयर। आज हम पूरे एक सिस्टम के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं, जिसको आप बोलते हो आई एंड ईयर, और उसके सारे की पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सारे की पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आएगी पर्टिकुलर इसी ईएनटी के क्वेश्चंस के ऊपर। पूरी की पूरी क्लास में सिर्फ इसी के ही क्वेश्चंस आंसर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले थ्योरी पढ़ना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए की पॉइंट्स को ही ज्यादा फोकस करेंगे। ओके संजू, थैंक यू। की पॉइंट्स के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कवर अप कर पाए। तो पहली बात तो सब लोग दुख दर्द से निकल चुके होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। फटाक से एक बार क्लास को शेयर कर दे। हाँ, नर्सिंग लाइफ ओके। एक बार वीडियो को शेयर कर दे फटाफट। जिनको आना है वो आ पाएंगे, फिर नहीं तो पीछे रह जाएंगे वो। चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम ईएनटी के अंदर सबसे पहली चीज, जिसका नाम है आई। आई के क्या की पॉइंट्स है, कहां से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आने वाला आपके अपकमिंग एग्जाम्स। जैसे अगर बात करें जीएमसीएच की, केजीएमयू की, या फिर राजस्थान सीएचओ और स्टाफ नर्स के पेपर की, या जो लोग बिहार वाला एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो इस क्लास के अंदर आपको वैसे ही क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो इन एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए थोड़े काम के हैं। क्लियर? अरे इस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए थोड़े से काम के हैं, तो उनके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आई की। तो आई की बिल्कुल बेस लाइन से शुरुआत करते हैं हम। अगर आपने सुना हो तो आपकी यहां पर हमारे काम की चीज है आज चीना। चलो, तो चीना वजाहत हमारे काम आएगी। ये जो एरिया दिख रहा है जहां पर आपकी आंखें धसी हुई रहती है, ये जो आपके बोन्स के अंदर जो ये गड्ढे दिख रहे हैं, दीज आर, ये जो दो गड्ढे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, या ऑर्बिटल कैविटी के नाम से जानते हैं। ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली सबसे बेसिक सा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑर्बिट का या एक ऑर्बिटल कैविटी का वॉल्यूम कितना होता है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्बिट की, यहां पर आपकी जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, इस ऑर्बिटल कैविटी का वॉल्यूम कितना होता है? तो एक ऑर्बिटल कैविटी का वॉल्यूम होता है 30 ml।
30 ml वॉल्यूम होता है आपकी ऑर्बिटल कैविटी का। कितना वॉल्यूम होता है? 30 ml। क्लियर है? चलो, और इसके अंदर ही सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित होती है आपकी आंख, या जिसको आप बेसिकली आई बॉल बोलते हैं। तो सबसे बेस से बात करें, हम किसी भी ऑर्गन की बात करें तो हर एक ऑर्गन जो है वो अलग अलग लेयरों से मिलकर बना होता है। तो अगर आपको कभी भी पूछे कि आई कितनी लेयरों से मिलकर बनी होती है, तो अगर मैं आई की बात करूं तो आई की बेसिकली 3 लेयर होती है। वैसे बेसिकली आप मेडिकल सर्जिकल के अंदर पढ़ते हो तो ऑलमोस्ट ऑर्गन की या ऑलमोस्ट सिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गन की 3 ही लेयरें होती है। बस एक अगर एक्सेप्ट कर दे जीआई सिस्टम को, तो जीआई सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 4 लेयरों वाले ऑर्गन आपको ज्यादा मिलेंगे। गुड इवनिंग प्रिंस। अमन गुड इवनिंग। कोमल रानी वेरी गुड इवनिंग। तो अगर बात करें आई की, तो आई की बेसिकली 3 लेयर होती है। देखो, किसी भी ऑर्गन की बात करें, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उस ऑर्गन का प्रोटेक्शन का ही काम करती है। तो सेम सिंपल सी बात हम यहां पर भी करते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये रही आंख की सबसे बाहर वाली लेयर, ये रही आपके आंख की सबसे बाहर वाली लेयर, और यहां पर भी इस आउटर मोस्ट लेयर का एक ही काम है, क्या? प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन। अगर मैं बात करूं कि ये बनी हुई किस किस की होती है, अगर मैं बात करूं कि ये बनी हुई कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो पार्ट है, इसके ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये उभरा हुआ ट्रांसपेरेंट जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। और इस कॉर्निया को छोड़कर जो ये व्हाइटिश कलर का पार्ट होता है, जो आंख के बिल्कुल पीछे तक आपको तो आधा ही दिखता है, बाकी आधा तो पूरा पीछे की तरफ घुमा हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा। तो आउटर मोस्ट लेयर आंख की 2 भाग से मिलकर बनी होती है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। अगर काम की बात करें तो काम एक ही है, प्रोटेक्शन। अगर काम की बात करें तो इस लेयर का काम एक ही है, प्रोटेक्शन। तो आंख की कौन सी लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है? तो आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद आती है भाई साहब इसकी मिडल लेयर। तो आंख की जो मिडल लेयर है, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। आंख की जो मिडल लेयर है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले मैंने ग्रीन में एक लाइन बनाई है, देन दिस इज, ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको अपन बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड। ये जो ट्रायंगुलर शेप का बनाया है, दिस इज कॉल्ड सीलियरी मसल्स। इसको अपन बोलते हैं सीलियरी मसल्स। और तीसरा पार्ट आता है इसका, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड आइरिस। ये आंख का वो पार्ट है जो कलर्ड पार्ट है। आप बोलते हो किसी की आंख नीली, तो किसी की काली, तो किसी की ब्राउन। तो ये जो आंखों का कलर है, ये बेसिकली इस वाले पार्ट का कलर होता है, आइरिस। जो आंख के अंदर आइरिस होता है वही आपका कलर्ड पार्ट है। तो सीधा सिंपल एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, सीधा सिंपल एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कौन सा पार्ट है? तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज कोरोइड, सॉरी आइरिस। आंसर इज आइरिस। तो पूरी की पूरी मिडल लेयर जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, कोरोइड, सीलियरी मसल्स और आइरिस। कोरोइड, सीलियरी मसल्स और आइरिस। अगर बात पूछे कि काम क्या करती हैं, तो काम कोरोइड का बेसिकली काम होता है ब्लड सप्लाई। आंख के अंदर ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो आंसर है आपका कोरोइड। आंसर क्या है आपका? कोरोइड। कोरोइड के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। दिस इज द मोस्ट वस्क्यूलर लेयर ऑफ द आई। दिस इज द मोस्ट वस्क्यूलर लेयर ऑफ द आई। अगर तीसरा मैं बात करूं तो सबसे इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द आई। आंख की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसका नाम होता है रेटिना। जिसका नाम क्या होता है? रेटिना नाम होता है। दिस इज द मोस्ट सेंसरी लेयर ऑफ द आई। दिस इज द मोस्ट सेंसरी लेयर ऑफ द आई। यही वो लेयर है जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट का एक विजन बनता है या इमेज बनती है, जिसको आप बोलते हो। अगर आपकी आंख पूरी बनी है और अगर अंदर रेटिना ही नहीं बनी, तो पूरी आंख का कोई मतलब नहीं है। पूरी आंख का कोई मतलब नहीं है। तो आंख की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, वो होती है आपकी इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है रेटिना। इस रेटिना के बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट होता है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं क्या? मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया। और यहां पर सबसे ज्यादा कौन सेल्स प्रेजेंट होती है?
जबकि पेरिफेरी के अंदर सबसे ज्यादा रॉड सेल्स प्रेजेंट होती है। आपको भी पता होगा आंख के अंदर विजन अंधेरे और उजाले के लिए अलग अलग होता है। बेसिकली आईज के अंदर दो वैरायटी के ट्रांसड्यूसर्स पाए जाते हैं, रॉड्स एंड कोन्स, जो आपके रेटिना के ऊपर होते हैं। ये जो रॉड सेल्स हैं, ये जो रॉड सेल्स हैं, ये रात में दिखाती है, R4 रॉड और R4 रात, मतलब अंधेरे में दिखाती है रॉड्स। और जो कॉन सेल्स है, ये कॉन सेल्स दिखाती है कलर, मतलब उजाले के अंदर आपको कलर दिखती है, तो उजाले के अंदर आपको हमेशा कॉन सेल्स विजन करवाती हैं और अंधेरे के अंदर आपको हमेशा रॉड सेल्स विजन करवाती है। अंधेरे के अंदर आपको हमेशा रॉड सेल्स विजन करवाती है। तो ये बेसिकली विजन के लिए दो ट्रांसड्यूसर्स आपकी आंख के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली यहां से बनने वाले सबसे पहले पॉइंट जो आपको यहां से बनते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, आपको कभी भी पूछे कलर पार्ट ऑफ आई, तो आई का कलर पार्ट होता है आइरिस। आइरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई। दूसरा पॉइंट जो आपको यहां से पता होना चाहिए, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ कितने पार्ट से? दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? आंसर है आपका यहां पर कॉर्निया और स्क्लेरा। तो आउटर मोस्ट लेयर आई आपकी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा। तीसरा पॉइंट जो आपको यहां पर पता होना चाहिए, दैट इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आई। आंख का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है? तो आंसर है कॉर्निया। भाई साहब, थोड़ी सी चोट लगते ही कॉर्निया डैमेज हो जाता है, थोड़ी सी चोट लगते ही कॉर्निया डैमेज हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है आई का। अगली अगर मैं बात करूं तो मोस्ट सेंसरी लेयर ऑफ आई, तो आंख की सबसे सेंसरी लेयर, सबसे सेंसरी मतलब उसके नहीं होने से पूरी आंख ही खत्म है, तो वो लेयर है रेटिना। आंख की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती है? रेटिना, द मोस्ट सेंसरी लेयर ऑफ द आई। इसके अलावा रॉड्स एंड कॉन्स मैंने आपको बता ही दिया। विजन की अगर बात की जाए तो विजन, डिम लाइट और ब्राइट लाइट। डिम लाइट मतलब रात यानी कि अंधेरे में, और ब्राइट लाइट मतलब दिन। तो इन दो जगह के ऊपर रात में दिखाता है रॉड सेल्स और दिन में दिखाता है कॉन सेल्स। ये दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं आपकी आई के अंदर, ये दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं आपकी आई के अंदर, जो लाइट की ब्राइटनेस के हिसाब से आपका विजन डिसाइड करते हैं। क्लियर है यहां तक? मनीषा, पीयूष सिंघानिया, मनीषा, संजीवनी, कोमल रानी, नर्सिंग एस्पिरेंट 01, गुड इवनिंग। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अभी एक चीज आंख का डायग्राम बनाया था, मैं एक रफ डायग्राम और बना रहा हूं यहां पर ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा आपका लेंस, ये आपका सीलियरी मसल, दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अब समझना बड़ी बढ़िया सी चीज यहां पे, आपके कॉर्निया से लगाकर लेंस तक और लेंस से लगाकर रेटिना तक पूरी कंप्लीट आई को दो सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। इस सेगमेंट को कहा जाता है एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस से लगाकर रेटिना तक के इस वाले एरिया को कहा जाता है पोस्टीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। ध्यान से समझना, कंप्लीट आई दो सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। अगर मैं यहां पर एक पार्ट और बना देता हूं, दिस इज योर आइरिस, मैंने यहां पे आइरिस बनाया है। अब जरा इधर देखो, ये जो एंटीरियर सेगमेंट है, इस पूरे एंटीरियर सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है और उस फ्लूइड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। पूरे के पूरे एंटीरियर सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है और उस फ्लूइड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। जबकि पूरे पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरी रहती है जिसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर।
क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। दिस इज विट्रस ह्यूमर और आगे बढ़ा हुआ दिस इज एक्वस ह्यूमर। अब बात क्या आती है वो ध्यान से समझना। ये जो एंटीरियर सेगमेंट है ये दो छोटे छोटे से, ये बड़ा एक प्लॉट है और ये दो छोटे छोटे से प्लॉट से मिलकर बना है। देखो, कॉर्निया से लगाकर आइरिस तक और आइरिस से लगाकर लेंस तक, ये दो मिलकर एक पूरा सेगमेंट बनाते हैं। ये दो मिलकर एक पूरा क्या बनाते हैं, सेगमेंट। तो ये जो आगे वाला है, कहां से, कॉर्निया टू आइरिस, ये कहलाता है एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर। और जो आइरिस से लगाकर आइरिस टू लेंस, ये कहलाता है पोस्टीरियर चैम्बर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। जो आपका एंटीरियर सेगमेंट है ये दो चैम्बर के अंदर डिवाइडेड होता है, एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। ये दोनों के दोनों पार्ट आपके लेंस के आगे वाले ही हैं। फ्लूइड प्रेजेंट इन पोस्टीरियर थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे सारे पॉइंट यहीं पे बताने पड़ेंगे। आपको अगर कभी भी पूछे कि एंटीरियर चैम्बर में कौन सा, एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, तो इसमें भरा रहता है आपका एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर सेगमेंट, तो इसमें भरा रहता है आपका विट्रस ह्यूमर। बट मार यहां खाते हैं हम, आपको क्वेश्चन पूछा किया जाता है कि आपके एंटीरियर चैम्बर में कौन सा फ्लूइड होता है, तो इसमें भी हमको धोखा नहीं होता, क्या, एक्वस ह्यूमर। बट क्वेश्चन यहां अटका देता है कि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, तो पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर भी एक्वस ह्यूमर ही भरा रहता है। जरा देखो ना, पोस्टीरियर चैम्बर इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर सेगमेंट, और पूरे के पूरे एंटीरियर सेगमेंट के अंदर आपका जो फ्लूइड भरा रहता है वो आपका एक्वस ह्यूमर ही है, वो आपका एक्वस ह्यूमर ही है। पॉइंट समझ आ रहा है, अरे पॉइंट समझ आ रहा है। व्यूज क्यों कम हो रहे हैं, प्लीज एक बार शेयर कर दे क्लास को। रोशनी, नर्सिंग एस्पिरेंट, संजीवनी, पीयूष, सिंघानिया, मनीषा, मनीष, कोमल रानी एक बार क्लास को शेयर कर दे। अमन, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, नर्सिंग लाइफ। क्लियर है एक बार? तो रॉड्सन कॉन्स के बारे में पता चल गया आपको। रॉड्सन कॉन्स का काम क्या है, तो रॉड्सन कॉन्स का काम होता है विजन। रॉड्सन कॉन्स का काम क्या होता है, विजन। चलो एक चीज और देख कर आता है, ये जो आप आईज बनाते हो, आप रोते हो तब जो आंसुओं वाली कहानी है वो भी समझ लो। लुक, ये जो आंख है यहां पे इस जगह के ऊपर यहां पर होती है आपकी लैक्राइमल ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स जिनका काम है आंसू बनाना। ये जो पेरिफेरी जो लेटरल के अंदर है और जो मिडिल के अंदर होती है, दीज आर द लैक्राइमल बोन्स। यहां पर होती है आपकी लैक्राइमल बोन्स। दो ही लैक्राइमल बोन है यहां पर और दो ही आपके लैक्राइमल ग्लैंड्स है। और तो जब आप रोते हो तो आंसू यहां से आते हैं, ये आंसू यहां से आते हैं और यहां पे चढ़ नहीं पाते तो यहां से नीचे गिर जाते हैं। ये अपने आंसुओं की कहानी होती है। और कभी कभी क्या होता है, जब हम ज्यादा रो लेते हैं तो ये आंसू यहां से गिरने के साथ साथ यहां ऊपर भी चढ़ जाते हैं और यहां पर एक जगह होती है पंक्ता, और इस पंक्ता से ये सारे के सारे आंसू जो है ये आपके यहां पर चले जाते हैं। दीज आर द, अगर मैं आई की बात करूं तो ये आपकी आई है और इस आई से यहां पर एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं पंक्ता। तो जब हम रोते हैं तो बहुत बारी आंसू यहां पंक्ता में चले जाते हैं और ये जो एरिया है
इसको अपन बोलते हैं लैक्राइमल सैक। तो आंसू यहां इकट्ठा हो जाता है और ये लैक्राइमल सैक की जो डक्ट है वो खुलती है आपके बिल्कुल मिडिल पार्ट ऑफ द नोज के अंदर। तो ये नोज के अंदर आकर खुलेगी तो कई बार आंसू आपके नाक से गिर जाते हैं, जो गिरने थे आंखों से और वो गिर जाते हैं नाक से, ड्यू टू द नेजो लैक्राइमल डक्ट। तो ये लैक्राइमल सैक है और ये लैक्राइमल ग्लैंड्स है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी ये लैक्राइमल ग्लैंड्स जो है ये इन्फ्लेम स्वेल हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो ये आंसू बनाना बंद कर देती है, तो आंखें ड्राई हो जाती है। आंखें क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। भैया ये कॉर्निया आपकी विंडशील्ड है गाड़ी की, और ये पलके आपकी वाइपर है, और ये आंसू जो है ये आपके टूटी से आता हुआ पानी है जो अपन शीशे को साफ करने के लिए डालते हैं, जो अपन शीशे को साफ करने के लिए डालते हैं। तो जब भी आपकी पलके चलती है तब गीला होना चाहिए, ये आपकी आंखों के आगे आंसू आने चाहिए ताकि ये साफ हो। आंख के आंसू रोने के लिए बने हुए नहीं है, ये आपके विंडशील्ड को साफ करने के लिए है। तो ये जो आंसू वाली जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स कई बार इन्फ्लामेशन के कारण प्रॉपर आंसू प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, प्रॉपरली आंसू प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। तो ये जो आपके आंसू नहीं आने के कारण जो आंखें ड्राई हो जाती है, पहले तो ये समझ लो, अगर इस लैक्राइमल ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेक्रोसिस्टाइटिस। उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डेक्रोसिस्टाइटिस। और इसके अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम मिलेगा आपको ड्राइनेस ऑफ आई, आंखें ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो ऐसे में आपको मार्केट से आर्टिफिशियल आंसू खरीदने हैं और वो डालने हैं। मतलब रोशनी कह रही हमको पता ही नहीं था कि मार्केट में आंसू भी मिलते हैं। ऑफ कोर्स मार्केट में आंसू भी मिलते हैं, जो मिथाइल सेलुलोज के नाम से जाने जाते हैं, जो मिथाइल सेलुलोज के नाम से जाने जाते हैं। ये आर्टिफिशियल टीयर होते हैं जो आपको आंखों में डालकर आंखों को गीला रखना पड़ता है। अरे मूवी वगैरह के अंदर जो रोने के लिए यूज में लेते हैं, दीज आर द मिथाइल सेलुलोज। अरे मूवीज वगैरह के अंदर जो रोने के लिए आर्टिफिशियल आंसू यूज में लिए जाते हैं, वही ये मिथाइल सेलुलोज है, वही ये मिथाइल सेलुलोज है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। मनिंदर कौर, आई एम फाइन। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है देखने वाली। तो यहां पर जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वो देखने वाली बात के। चलो देखो, अपना जो नॉर्मल विजन होता है, लुक एट दिस। अगर मैं बात करूं कॉर्निया की, तो कॉर्निया से लगाकर रेटिना तक इस टोटल लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? तो इस टोटल लेंथ को अपन बोलते हैं एक्सियल लेंथ। क्या बोलते हैं? एक्सियल लेंथ। और अगर मैं ऑन एन एवरेज एक हेल्दी एडल्ट की बात करूं तो नॉर्मल एक्सियल लेंथ अपनी बात कर रहा हूं मैं, तो अपनी एक्सियल लेंथ जो है वो लगभग 25 mm होती है। 25 mm, 25 mm होती है आपकी एक्सियल लेंथ। कितनी होती है? 25 mm होती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और उससे आने वाली लाइट रेज सारी यहां पर आकर गिरेगी आपके कॉर्निया के ऊपर, और यहां से जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी की सारी लाइट रेज लेंस के पास में जाएगी इस तरीके से। तो लेंस क्या करेगा? इन सबको फोकस करके 25 mm, कॉर्निया से 25 mm के डिस्टेंस के ऊपर ले जाकर फोकस करेगा, तब आपका यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अगर आपकी ये एक्सियल लेंथ बराबर है तो आपका विजन बिल्कुल ओके होगा। बट अगर आपकी ये एक्सियल लेंथ जो है, ये एक्सियल लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, तो आपका जो इमेज है वो इमेज यहां बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सियल लेंथ बढ़ गई है, ज्यादा मोबाइल में घुसे रहते थे जिसके कारण थोड़ी सी एक्सियल लेंथ बढ़ गई, कॉर्निया का कर्वेचर थोड़ा सा बदल गया। तो ऐसे में आपका इमेज 25 mm के हिसाब से आगे बन जाएगा, और ये कंडीशंस कहलाती है मायोपिया। क्या कहलाती है? मायोपिया। और अगर आपका कॉर्निया थोड़ा सा फ्लैट हो गया या आपके आईबॉल की साइज थोड़ी सी छोटी हो गई, तो आपका इमेज रेटिना से पीछे बनेगा। अगर रेटिना के पहले बने तो मायोपिया, और अगर रेटिना के पीछे बने दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। ये बेसिकली दो आपके रिफ्रैक्शन एरर है। ये बेसिकली दो आपके
रिफ्रैक्शन एरर है। श्रुति इंदौरा, जय सिया राम, ये दो आपके रिफ्रैक्शन एरर है, मेजरली ये दो ही है। बट अगर मैं कहूं कि किसी बंदे को बुढ़ापे के कारण, देखो बुढ़ापे में हर चीज कमजोर होती है, तो बुढ़ापे में हर चीज कमजोर होती है, तो बुढ़ापे में आपका विट्रस ह्यूमर कम होने के कारण आपकी आंख थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। और अगर बुढ़ापे में आपकी आंख थोड़ी सी सिकुड़ गई तो सेम चीज इमेज पीछे बनेगा, है तो वो एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन वो ओल्ड एज के कारण हुआ है, इसलिए अपन एक वर्ड यूज करेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, तो व्हाट इज प्रेस बायोपिया? आपके एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अगर एज रिलेटेड हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। अब आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूं, आपकी एनसाइक्लोपीडिया के अंदर एक चीज बताई जाती है। अजय नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते अजय। आपके एनसाइक्लोपीडिया के अंदर एक चीज पढ़ाई जाती है, गूगल कहता है और एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो जन्म से लेके मौत तक एक ही साइज का रहता है, और वहां पे आंसर दे रखा भाई साहब आपकी आई, और ये दरअसल बिल्कुल गलत जवाब है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी आई बॉल भी छोटी होती है, धीरे धीरे समय के साथ में वो ग्रो करती जाती है और एक मैक्सिमम 25 mm तक की आई बॉल का साइज गेन कर लेती है, लगभग 24 mm 6 मंथ ऑफ एज। एक बच्चा जब डिलीवर होता है तो टिल्लू सा तो बच्चा होता है, तो उसकी आई बॉल का साइज भी छोटा होता है, उसकी आई बॉल का साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। तो उसका जो विजन है ना, वो विजन हमेशा रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। मतलब ध्यान रहे, एक छोटे बच्चे को पास की चीज दिखाई नहीं देती है, दूर की चीज दिखाई देती है, जबकि पास की चीज उसको प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। मतलब जन्म से बच्चे को एक रिफ्रैक्शन एरर होता है और उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद में बच्चे को कौन सा रिफ्रैक्शन एरर होता है, तो आंसर इज हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और ये लगभग 6 महीने की एज तक रहता है, ये लगभग 6 मंथ की एज तक रहेगा, क्योंकि बच्चा जब 6 महीने में बढ़ता जाएगा तो आई बॉल का साइज भी बढ़ता जाएगा, और 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा नॉर्मल 24 mm तक का एक्सियल लेंथ गेन कर लेता है। अब नॉर्मली एक्सियल लेंथ टोटली 25 mm की होती है अपनी, और इसने लगभग 24 mm 6 महीने में गेन कर लिया। मतलब 6 महीने के बाद में बच्चे का ये रिफ्रैक्शन एरर ऑटोमेटिकली हट जाता है, क्योंकि आई बॉल ने मैक्सिमम साइज गेन कर ली है। बट कई सारे बच्चों के अंदर क्या होता है, कई सारे बच्चों के अंदर ये डेवलपमेंटल इश्यू रह जाता है, बच्चा तो बड़ा हो जाता है बट ये आई बॉल का साइज नहीं बढ़ने के कारण एक्सियल लेंथ शॉर्ट रह जाती है, और एक्सियल लेंथ शॉर्ट रह जाती है तो उसका इमेज रेटिना के पीछे बनता है, और तब तक तो बच्चा बोलना ही सीख गया, मम्मी मुझे पास का दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का तो दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे बच्चों के भी मोटे वाले चश्मे पहनने को आपको देखने को मिलेंगे। एक इतना छोटू सा बच्चा है और उसके भी इतने मोटे बुड्ढे लोगों वाले चश्मे पहनने को है, तो समझ जाना कि ये बच्चा एक डेवलपमेंटल आई के डेवलपमेंट का, या इसके आई बॉल का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसकी एक्सियल लेंथ शॉर्ट है, इसकी एक्सियल लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण ये बूढ़े लोगों जैसे चश्मे। बाकी नॉर्मली जो आपको देखने को मिलेंगे एडल्ट वाले, वो आपको हमेशा ये वाले चश्मे देखने को मिलेंगे, एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ, या ये चश्मे आपने क्यों लगाए, तो ज्यादातर आपको यंग एज के अंदर मायोपिया ही होता है, जबकि उन बच्चों के अंदर हाइपरमेट्रोपिया देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना डेवलपमेंटल डिफेक्ट है ये आई का। मंडा सर नमस्कार, मंडा जी आए हैं यहाँ पर। हाँ मंडा जी प्लीज आपके ग्रुप में भी शेयर कर देना। मंडा जी आपके ग्रुप में शेयर कर दियो, एविडेंस मांगूंगा मैं। हाँ, तो ये एक टाइप का डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, जो छोटे बच्चे बूढ़े लोगों वाले चश्मे पहनने को आपको देखने को मिलते हैं। समझ जाना ये आईबॉल का एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है वहां पर, क्योंकि उनकी एक्सियल लेंथ है, उनकी आईबॉल ने प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं किया, इसलिए 6 महीने क्रॉस होने के बाद भी, 6 महीने क्रॉस होने के बाद भी बच्चे का एक्सियल लेंथ प्रॉपर नहीं हुआ है, बच्चे का एक्सियल लेंथ प्रॉपर नहीं हुआ है। अच्छा, एक और चीज आपको इस विजन से रिलेटेड पता होनी चाहिए, एक और चीज रोहित चौहान। हाँ मंडा जी एविडेंस के साथ मांगूंगा मैं, ध्यान रखना। चलो
आपने नाम सुना होता है, एक वर्ड होता है विजुअल एक्यूटी। व्हाट इज विजुअल एक्यूटी? विजुअल एक्यूटी से क्या समझते हो आप? विजुअल एक्यूटी से क्या समझते हो? तो आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत बार कि आपका विजन कितना है, तो आप बोलते हो मेरा विजन है 6/6। आपका विजन है 6/6। और इसको एक और वर्ड में भी बोला जाता है क्या? आप या तो 6/6 बोलो या 20/20 बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। और यहां से एक क्वेश्चन बहुत तेज तर्रार जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये जो 6/6 विजन है जिसको आप बोलते हो इट्स अ नॉर्मल हेल्दी विजन, या 20/20 बोल दो, इसको बात वही है। 6/6 बोलो चाहे आप 20/20 बोलो, दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। दोनों के दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये दोनों हेल्दी विजन है। आप चाहो तो 6/6 से आप उसको कैलकुलेट कर दो, आप 20/20 से भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई। 6/6 से करो चाहे 20/20। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय 6/6? या हम एक अबनॉर्मल विजन देते हैं कि एक पेशेंट है जिसका विजन है 6/18। बताओ। व्हाट डू मीन बाय 6/6? देखो इस 6/6 में जो है ना, ये दो चीजें कंपैरिजन है। ये एक 6 तो इंडिकेट करता है एक नॉर्मल हेल्दी आई को, और एक 6 इंडिकेट करता है पेशेंट की आई। चलो, अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये आपकी पेशेंट की आई है, और ये जो है ये आपकी एक हाइपोथेटिकल एक हेल्दी आई का विजन है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आप ये कहना चाह रहे हो इस 6/6 के अंदर कि एक ऑब्जेक्ट को एक हेल्दी आई, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट को एक हेल्दी आई जो है वो 6 फीट के डिस्टेंस से प्रॉपर देख सकती है, प्रॉपर देख सकती है। और पेशेंट की आई भी सेम डिस्टेंस से प्रॉपर देख सकती है। मतलब पेशेंट और हेल्दी आई का कंपैरिजन है 6/6। मतलब एक नॉर्मल हेल्दी विजन भी इतना ही होता है जितना पेशेंट की आई का है। अब गड़बड़ गड़बड़ सॉरी 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर था वो। अब अगर मैं बात करूं कि गड़बड़ कहां आती है, तो किसी एक बंदा है जिसका विजन है 6/18। व्हाट डू यू मीन बाय 6/18? ध्यान से समझना। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको एक हेल्दी आई जो है, एक हेल्दी आई जो है वो 18 मीटर के डिस्टेंस से प्रॉपर देख सकती है। तो आपने पेशेंट को भी यहां खड़ा रखा, पेशेंट को कहा दिख रहा है नहीं, तो आप आगे खींच सकते हो, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं। पेशेंट जब यहां आया 6 मीटर के ऊपर, तब पेशेंट ने बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल प्रॉपरली दिख रहा है। मतलब एक हेल्दी आई 18 मीटर के डिस्टेंस से देख सकती है, और उसी को पेशेंट की आई 6 मीटर, तो पेशेंट का विजन हुआ 6/18। कुछ समझ में आया है? अरे कुछ समझ में आया है यहां पर कि ये विजन किस तरीके से लिखते हैं? 6/6, 6/18 लाइक दैट। अरे 6/6, 6/18 कैसे लिखते हैं, ये कुछ समझ में आया है आपको? ये इस तरीके से किसी भी पेशेंट का आंख का विजन निकाला जाता है कि इस बंदे की विजुअल एक्यूटी कितनी है, कितनी है। यहां पर मैं आपको कुछ रेंज लिखवा रहा हूं, और वो रेंज हमेशा याद रखना। यहां पर मैं आपको कुछ रेंज लिखवा रहा हूं, और वो रेंज हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। हाँ, तो अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्मल विजन कितना होता है, तो नॉर्मल विजन किसको बोलते हैं, तो आप 6/6 में बोल रहे हैं, ये हमेशा रेंज में होता है। अगर किसी पेशेंट का विजन 6/6 से 6/18 के बीच में है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। ये मैं जो लिखवा रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू WHO है, जो लिखवा रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू WHO है, कंफ्यूज मत होना। अगर किसी बंदे का विजन, अगर किसी बंदे का विजन 6/16, सॉरी 6/18 से 6/60 के बीच में है, तो दिस इज कॉल्ड लो विजन, लो विजन। और अगर किसी का विजन, अगर किसी का विजन मोर देन 6/60 से ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू WHO दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड। ये WHO के अकॉर्डिंग एक अंधा इंसान है। WHO इसको अंधा मानता है। मतलब
एक बंदा जिसका विजन 6/60 है, एक हेल्दी आई को सामने से एक ट्रक आते हुए 60 मीटर के डिस्टेंस से दिख जाएगा और वही उस पेशेंट को देखने के लिए बिल्कुल 6 मीटर पे आएगा, अरे ये तो ट्रक है, तब तक तो ट्रक ऊपर चढ़ जाएगा, तब तक तो ट्रक ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रहे। अगर मैं इसको 20/20 के हिसाब से लिखूं, अगर मैं यहाँ पर 20 लेके चलूं तो ये विजन होता है आपका। आपको ये क्वेश्चन से जरूर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO ब्लाइंडनेस किसको बोलोगे? तो मोर देन 6/60, और अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो आपको लिखा होगा मोर देन 20/200। ये दोनों ही एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये दोनों ही दोनों ब्लाइंडनेस हैं। ये दोनों ही दोनों क्या है? ब्लाइंडनेस है, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO। क्लियर है? विजन समझ में आया क्या होता है विजुअल एक्विटी? अरे विजुअल एक्विटी क्या होता है, समझ आया? हाँ, तो ये जो विजुअल एक्विटी है इसको चेक करने के लिए एक चार्ट यूज में लिया जाता है। एक चार्ट यूज में लिया जाता है जिसको कहा जाता है क्या? स्नेलन चार्ट, जिसको कहा जाता है स्नेलन चार्ट। आप भी कभी आंखों का टेस्ट करवाने के लिए गए होंगे तो आपने देखा होगा बोर्ड पर अ र ल व ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, आपको एक आंख बंद एक आंख खुली ऐसे करके दिखाया गया होगा। तो ये जो चार्ट होता है जिस पर यह इमेज वगैरह कुछ बनी होती है, दीज आर कॉल्ड स्नेलन चार्ट, और ये बेसिकली यूज में लिया जाता है विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए। विजुअल एक्यूटी के लिए आप चेक करते हो क्या? स्नेलन चार्ट आपने देखा भी होगा। स्नेलन चार्ट आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्नेलन चार्ट क्या होता है। वर्ड लिखे रहते हैं बहुत बार। मैं यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आपने देखा होगा ऐसे ERPQ, फिर ABCD, OPLI, CBAC, ऐसे बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे, लाइक दैट। ये होता है आपका स्नेलन चार्ट, ये होता है आपका स्नेलन चार्ट। दूसरी बात आती है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक चार्ट यूज में लिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक चार्ट यूज में लिया जाता है। नाम सुना होगा इस्टियारा, नाम सुना होगा आपने इस्टियारा। अरे नाम सुना होगा आपने इस्टियारा। नाम सुना होगा आपने इस्टियारा। अब ये कैसा होता है वो देखना। आपने कई बार फेसबुक वगैरह के अंदर ऐसे गोला गोला सा आता है, बहुत सारे कलर के डॉटेड गोले होते हैं अंदर, बहुत सारे कलर के ऐसे डॉटेड गोले होते हैं अंदर, और आप देखते हो कि उसके अंदर कलर से एक वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे 30 या 29 ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं। ये होता है आपका, ये होता है आपका इस्टियारा चार्ट, जो बेसिकली कलर विजन के लिए यूज में लिया जाता है। अगर किसी पेशेंट का कलर विजन की टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए जो यूज में लिया जाता है दैट इज द इस्टियारा चार्ट। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो अब बात आती है आई बॉल के मूवमेंट्स की। अब बात आती है आपके आई बॉल के मूवमेंट्स की। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो अगर आपकी आई बॉल इधर की तरफ आ रही है, मतलब मिड लाइन के पास आ रही है, अगर आपकी आई बॉल की बात की जाए तो मिड लाइन के पास आ रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एडक्शंस। क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को अपन बोलते हैं एडक्शंस मूवमेंट। आई बॉल का कौन सा मूवमेंट? एडक्शन। और अगर ये आउटर की तरफ जा रही है तो इसको अपन बोलते हैं एबडक्शंस। दो वैरायटी के मूवमेंट्स बता है, एडक्शन और एबडक्शंस। एडक्शंस और एबडक्शंस। अगर आई बॉल के एडक्शंस की बात की जाए तो अलग मसल्स काम करते हैं, एबडक्शंस की बात की जाए तो अलग मसल्स।
और पीके मूवी के अंदर पान खाने के बाद आमिर खान की जो आईबॉल गोल घूमती है, जो गोल घूमती है पीके मूवी के अंदर पान खाने के बाद में, अरे बोलो, हाँ, तो वो मूवमेंट कहलाते हैं इंटोर्शन और एक्सटोर्शंस। वो मूवमेंट कहलाते हैं इंटोर्शंस मूवमेंट और एक्सटोर्शंस मूवमेंट। अब ध्यान से समझना, पूरी आंख की आईबॉल को इधर उधर घुमाने में कितने मसल्स काम करते हैं, कितने मसल्स काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपको अगर पूछा जाए आई के अंदर कितने मसल्स होते हैं, तो 6 वैरायटी के मसल्स, 6 मसल्स, 6 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 2 होते हैं आपके ऑब्लिक मसल्स और 4 होते हैं आपके रेक्टस मसल्स। 2 होते हैं आपके ऑब्लिक और 4 होते हैं आपके रेक्टस। ऑब्लिक और रेक्टस 2 वैरायटी के मसल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं मसल्स का। देखो, ये आपकी आईबॉल है, दिस इज योर आईबॉल। एक मसल्स ये रहा जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर रेक्टस। ये मसल्स क्या कहलाता है? सुपीरियर रेक्टस मसल्स। और ये आईबॉल को ऊपर यानी कि एलिवेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ये आईबॉल के एलिवेशन, अरे कभी कभी आप आपके व्हाट्सएप के ऊपर वो एक इमोजी भी है ना ऊपर आई वाला, तो ये आईबॉल को ऊपर अगर कोई खींचता है तो वो मसल्स काम करता है आपका सुपीरियर रेक्टस मसल्स। आईबॉल नीचे जाती है तो ये काम करता है आपका इंफीरियर रेक्टस मसल्स। इंफीरियर रेक्टस मसल्स, क्लियर है? दिस वन जो एडक्शन का काम कर रहा है मिड लाइन के पास में, ये रहा। अगर आप ये लेफ्ट साइड की आई मान रहे हो तो ये मिड लाइन के पास में और ये मिड लाइन से दूर। हाँ, तो ये काम करवाएगा आपका एबडक्शंस, आई बॉल को दूर ले जाने का, और ये काम करवाएगा आपका एडक्शंस को। ये था आपका एलिवेशंस और ये था आपका डिप्रेशंस। ये रहा आपका डिप्रेशन। तो आपको कभी भी पूछे कि आई बॉल का एलिवेशन कौन करवाता है तो सुपीरियर रेक्टस, डिप्रेशन कौन करवाता है तो इंफीरियर रेक्टस। अगर आपको पूछा जाए एडक्शंस कौन करवाता है और एबडक्शन कौन करवाता है, तो आपका एडक्शंस ये करवाता है आपका मिडल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, और ये करवाता है आपका, भाई सीधा सा हिसाब है, जो पास ला रहा है वो मिडिल रेक्टस और जो दूर ले जा रहा है, जो दूर ले जा रहा है वो लेटरल रेक्टस। तो 4 वैरायटी के मैंने आपको बोला था रेक्टस मसल्स होते हैं, 2 होते हैं आपके ऑब्लिक मसल्स। तो इसको एक बार थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये एक आई का बता रहा हूं, और ये रही आपकी आई के अंदर प्रेजेंट होने वाले 2 ऑब्लिक मसल्स, उनको मैं अलग आंख के अंदर बता रहा हूं यहां पर। तो एक है आपका ये रहा सुपीरियर ऑब्लिक, और एक रहा आपका ये रहा इंफीरियर ऑब्लिक। अब ये क्या काम करवाते हैं? पान खाने के बाद में आमिर खान की आंख आधी यूं घूमती है, मतलब एक पूरा चक्र लगाती है ना। एक्चुअली में ये 2 आधे आधे चक्र होते हैं, ये 2 आधे आधे चक्र होते हैं, ये आपके 2 आधे आधे चक्र होते हैं। ये जो ऊपर जा रही है दिस इज कॉल्ड इंटॉर्शन। ये जो ऊपर जा रहा है, सॉरी, ये जो ऊपर जा रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सटोर्शन, और ये जो आईबॉल वापस आधी घूम के नीचे आ रही है दिस इज कॉल्ड इंटॉर्शन। तो आईबॉल जो पीके मूवी के अंदर पान खाने के बाद में पूरी आंख गोल घूमती है, बेसिकली वो आंख पूरी गोल नहीं घूम रही है, वो आधे आधे 2 मूवमेंट्स है। आधे मूवमेंट्स को एक और आधे मूवमेंट्स को एक कहा जाता है। तो जो आधा मूवमेंट ऊपर जा रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सटोर्शन, और वापस नीचे आ रहा है दिस इज कॉल्ड इंटोर्शन। और वही काम करवाते हैं ये आपके ऑब्लिक मसल्स, वही काम करवाते हैं आपके ये ऑब्लिक मसल्स, ये ऑब्लिक मसल्स। जैसे आपने यहां पे देखा एब्डक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन और एडक्शन कौन से मसल्स करवाए, तो आपके सामने 4 रेक्टस मसल्स हमने देखे थे यहाँ पर। ये इंटोर्शन और एक्सटोर्शन करवाते हैं आपके ये ऑब्लिक मसल्स। तो आपको पता होना चाहिए जो सुपीरियर ऑब्लिक है ये करवाता है इंटोर्शंस, ये क्या करवाता है? इंटोर्शंस। और जो इंफीरियर ऑब्लिक है ये करवाता है एक्सटोर्शंस।
अब सीधा सिंपल सा हिसाब, सीधा सिंपल सा हिसाब कि नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर द आईबॉल मूवमेंट्स, ये तो मसल्स है, इन मसल्स को सप्लाई कौन देता है? किसी न किसी नर्व के इन्फ्लुएंस में ही तो ये काम करती होगी। अरे किसी न किसी नर्व के इन्फ्लुएंस में ही तो ये काम करती होगी। तो कौन सी नर्व है जो इन मसल्स को सप्लाई देती है? कौन सी नर्व है जो इस मसल्स को सप्लाई देती है? तो LR6SO4, LR6SO4। हाँ, तो जो आपका लेटरल रेक्टस है इसको सप्लाई देती है आपकी 6th नंबर की क्रेनियल नर्व। इन लेटरल रेक्टस को सप्लाई देती है 6th नंबर की क्रेनियल नर्व, और आपके सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई देती है आपकी 4th नंबर की क्रेनियल नर्व। मतलब अगर बात की जाए तो 6th नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? तो एब्डुसेंट होती है आपकी 6th नंबर की क्रेनियल नर्व, और ट्रोक्लियर होती है आपकी 4th नंबर की क्रेनियल नर्व। अब तो आप कहोगे सर ये तो दो ही मसल्स हुए, बाकी बाकी वाले सारे के सारे मसल्स को जो सप्लाई देती है वो है आपकी ओक्यूलो मोटर नर्व, वो है आपकी ओक्यूलो मोटर नर्व। गरिमा क्लियर है? बाकी इन दो को छोड़ के, LR6SO4 को छोड़ के बाकी सबको सप्लाई देती है आपके ओक्यूलो मोटर नर्व। क्लियर है? चल, तो यहां पर हमने एक चीज देखी थी, मैं बताना भूल गया, आपको वापस बता देता हूं कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप हमेशा इस्तियारा चार्ट यूज में लेते हो। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप हमेशा कौन सा चार्ट यूज में लेते हो? इस्तियारा चार्ट यूज में लेते हो। कलर ब्लाइंडनेस को मेडिकल टर्म में डेल्टोनिज्म कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? डेल्टोनिज्म कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस को मेडिकल टर्म में डेल्टोनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टोनिज्म का। अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस होती है रेड कलर ब्लाइंडनेस। रेड कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी जो कलर ब्लाइंडनेस आती है, दूसरी जो कलर ब्लाइंडनेस आती है वो आती है आपकी ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड नंबर पे क्या आती है? कौन सी? ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। और थर्ड नंबर पे आती है आपकी ब्लू कलर ब्लाइंडनेस। ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, अगर इनको भी मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं और वो आपको अगर जानना है तो रेड कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है प्रोटीनोपिया। जियोटोपिया मत लिख दियो, प्रोटीनोपिया। अगर आपको पूछा जाए कि ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है तो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है ड्यूटेनोपिया। क्या कहा जाता है? तो ड्यूटेनोपिया कहा जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि ब्लू कलर ब्लाइंडनेस को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ट्राइटेनोपिया। जियोटोपिया तो उस मूवी के अंदर है, आइस एज के अंदर। अरे जियोटोपिया तो उस मूवी के अंदर है, आइस एज के अंदर। तो ये तीन टाइप की बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस है, ये तीन टाइप की बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस है जिनको मेडिकल टर्म के अंदर प्रोटीनोपिया, ड्यूटेनोपिया और ट्राइटेनोपिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलो आओ बात करते हैं रिफ्रैक्शन एरर की। आंख की कुछ प्रॉब्लम जिसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन एरर, रिफ्रैक्शन एरर। देखो नॉर्मली मैंने क्या कहा था कि आपका जो विजन है, ये विजन अगर आपके रेटिना के ऊपर ही बन रहा है तो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। बट आपका जो इमेज है
वो इमेज अगर रेटिना से पहले बन जाए, आपका जो इमेज है वो इमेज अगर रेटिना से पहले बन जाए, ये ऑब्जेक्ट है और या इससे आने वाली लाइट रेज, और ये यहां पर कट गई और इमेज यहां बन गया। अगर इमेज यहां पर बन रहा है, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। दिस इज कॉल्ड, अगर रेटिना से पहले बन जाए तो मायोपिया, अगर रेटिना पर ही बने तो नॉर्मल, और अगर विजन आपका रेटिना से पीछे बन रहा है, अगर इमेज यहां पर बन रहा है तो दिस इज कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया ये नॉर्मली भी हो सकता है और एज रिलेटेड भी हो सकता है। अगर एज रिलेटेड है तो उसका नाम होगा प्रेस बायोपिया। अगर एज रिलेटेड है तो उसका नाम होगा प्रेस बायोपिया। ठीक है। अब इसके अलावा आपने, अच्छा अगर मैं इनके करेक्शंस की बात करूं तो ऐसे लोग चश्मे पहनते हैं। ये जो लोग हैं ये लोग चश्मे पहनते हैं, ये पतले कांच वाले और ये पहनेंगे आपके मोटे कांच वाले। ये पतले कांच वाले और ये मोटे कांच वाले। अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दोष ऐसा आएगा सर, नहीं समझ जाना दोष। और ये है आपका निकट दृष्टि दोष, ये है दूर दृष्टि दोष। अब आप ये नाम उल्टे हैं। इन लोगों को दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती और पास की चीजें साफ दिखाई देती है, जैसे अपन लोग जो पहन रखे हैं। इन लोगों को दूर की चीजें साफ दिखाई देती है, पास की चीजें साफ दिखाई देती है, फिर भी इसका नाम है दूर दृष्टि दोष। इनको दूर की चीजें दिखाई देती है, पास की दिखाई देती है, फिर इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। तो इन नाम के ऊपर मत जाना। हाँ, अगर यही चीज बुढ़ापे के कारण होती, जिसको अपन बोलते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, इसको अपन बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज के कारण उसको पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कभी कभी क्या होता है किसी बंदे के अंदर, अच्छा यहाँ पे जो लेंस यूज में लिए जाते हैं, यहाँ पे जो लेंस यूज में लिए जाते हैं, ये जो आपका मायोपिया है उसके अंदर आपके ये वाले पतले वाले लेंस, जिनको अपन बोलते हैं कनकेव। कौन सा लेंस यूज में लेते हो? कनकेव। जिनको दूर का दिखाई नहीं देता है उनको कॉनकेव लेंस लगाए जाते हैं, जिनको पास का दिखाई नहीं देता, मतलब इन दोनों को कॉन्वेक्स लेंस यूज में लिए जाते हैं। अब आपने देखा होगा जो फिजिक्स वाले मार साहब हैं, उनके चश्मों के अंदर ऊपर और नीचे दोनों वैरायटी के लेंस थे। जो अपन को फिजिक्स पढ़ाते थे उनके ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेंस, मतलब कॉन्वेक्स भी थे और कॉनकेव भी थे, दोनों मिक्स में थे। तो ऐसी जो क्रिस्टी, ऐसी जो है, हाँ बाइफोकल सिलेंड्रिकल लेंसेज जो यूज में लिए जाते हैं, इस कंडीशंस को जिसके अंदर दोनों ही प्रॉब्लम होती है उनको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। तो बेसिकली 4 वैरायटी का रिफ्रैक्शन एरर हो गया: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई नहीं देता ड्यू टू द एज, और इसमें दोनों विजन डिस्टर्ब होते हैं। तो इनमें लगता है कनकेव लेंस, इनमें कॉन्वेक्स, इसमें भी कॉन्वेक्स और इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिक्स लगते हैं। एक ही चश्मे के अंदर दोनों ही, एक ही चश्मे के अंदर दोनों के दोनों ही देखने को मिलेंगे आप। तो आप कहोगे कि सर इन सबका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो अगर आप चश्मे हटाना चाहते हो तो इन सबके लिए सबसे बेस्ट सर्जरी, आपको कभी भी पूछे कि रिफ्रैक्शन एरर के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी होती है, तो सबसे बेस्ट सर्जरी है लेसिक। सबसे बेस्ट सर्जरी होती है लेसिक। रिफ्रैक्शन एरर के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी होती है? तो रिफ्रैक्शन एरर के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी होती है लेसिक।
सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी होती है? लेसिक। सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी होती है? लेसिक जो है वो सबसे बेस्ट सर्जरी होती है। लेसिक जो है वो सबसे बेस्ट सर्जरी होती है। दूसरी कंडीशन आती है आई की कैटरैक्ट। कैटरैक्ट दूसरी सर्जरी होती है, वो है आपकी कैटरैक्ट। तो इस कैटरैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओपेसिटी ऑफ द लेंस या क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस, ये चीज आपने अच्छे से पढ़ी होगी, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, कैटरैक्ट कितने टाइप के होते हैं। अरे कैटरैक्ट कितने टाइप के होते हैं? चलो तो मैं आपको बताता हूं। एक होता है सिनाइल कैटरैक्ट, जो एज रिलेटेड होता है। दूसरा होता है आपका कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट। तीसरा होता है आपका सेकेंडरी कैटरैक्ट। सेकेंडरी कैटरैक्ट। अगले की अगर मैं बात करूं यहां पे, अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला कैटरैक्ट आता है, दैट इज योर मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। तो ये चार वैरायटी के कैटरैक्ट है। ये चार वैरायटी के कैटरैक्ट है, सिनाइल कैटरैक्ट, कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट, सेकेंडरी कैटरैक्ट और मेटाबॉलिक कैटरैक्ट। ये चार वैरायटी का आपकी क्या है? कैटरैक्ट। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कैटरैक्ट कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन कैटरैक्ट होता है आपका सिनाइल कैटरैक्ट। मोस्ट कॉमन कैटरैक्ट कौन सा है? तो वो होता है आपका सिनाइल कैटरैक्ट, ये सबसे कॉमन है। अगर आपको कभी कैटरैक्ट के कोजेस पूछे जाए, कोजेस कोजेस तो कैटरैक्ट के अगर कोजेस की बात करें, सबसे पहला कोज है एज, इसीलिए सबसे कॉमन कैटरैक्ट भी सिनाइल है। सबसे कॉमन है आपका एज, इसीलिए सबसे कॉमन कैटरैक्ट भी कौन सा आपका? एज। हाँ, अगर ऑप्शन में एज नहीं है तो आंसर एक ड्रग जाती है जिसका नाम है स्टीरॉइड्स। अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक स्टीरॉइड यूज करते हो तो भी आपको कैटरैक्ट हो सकता है। अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक स्टैटिन यूज करते हो तो भी आपको कैटरैक्ट हो सकता है। हाँ, तो कुछ ड्रग भी है यहाँ पर। चलो अगर बात करें ट्रीटमेंट की, बात करें सर्जरी की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो? आईसीसीई, ईसीसीई मतलब इंट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शंस आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शंस। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो फैको इमल्सिफिकेशंस। फैको इमल्सिफिकेशंस, फैको इमल्सिफिकेशंस एंड दिस इज द बेस्ट सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट। आपको कभी भी पूछा जाए कि द बेस्ट सर्जरी फॉर द कैटरैक्ट, तो आंसर इज फैको इमल्सिफिकेशंस। बेस्ट सर्जरी ऑफ कैटरैक्ट, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज द फैको इमल्सिफिकेशंस। क्लियर है यहां तक? चलो, आपको कभी भी पूछा जाए कि द कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस, इस सर्जरी के बाद में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस दिखने को मिलेगा आपको सेकेंडरी कैटरैक्ट। मोस्ट कॉमन आपको देखने को क्या मिलेगा? तो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी कैटरैक्ट, यहां पर आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, जो 90% कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद में लोगों को वापस होता ही होता है। तो कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद जो दोबारा कैटरैक्ट होता है उसी को अपन बोलते हैं सेकेंडरी कैटरैक्ट। सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस कैटरैक्ट सर्जरी का होता है, दैट इज एंडोप्थेल्माइटिस। एंडोप्थेल्माइटिस इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशंस ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। infections and inflammations of the posterior segment of the eye is called
आई इज कॉल्ड एंडोप्थेल्माइटिस, एंडोप्थेल्माइटिस। हाँ, और आपका एंडोप्थेल्माइटिस ना हो इसीलिए सर्जरी से पहले आई बॉल और आईलिड्स को प्रॉपर्ली बिटाडिन से क्लीन करवाया जाता है। हाँ, तो कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद कौन सा ऐसा काम जो नहीं करना है? तो कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में कभी भी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, ना ही बियरिंग डाउन फोर्स लगाना है जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के अंदर करते हैं। हाँ, कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद अगर आपको RSVP, आर रेडनेस, सीरस डिस्चार्ज, विजन डिस्टर्ब और पेन, अगर ये 4 सिम्टम्स या इन चारों में से कोई भी सिम्टम्स आता है, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अगर इनके कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद आपको कोई भी इनमें से सिम्टम्स आता है, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर्स, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर्स। ये खतरनाक हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। क्लियर है? चलो, आंख की अगली प्रॉब्लम आती है ग्लूकोमा। आंख की अगली प्रॉब्लम आती है ग्लूकोमा। 2 टाइप का होता है, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर या क्लोज एंगल। 2 वैरायटी का ग्लूकोमा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, बेसिकली आईओपी आप बोलते हो, आईओपी का बढ़ना। बिल्कुल, ग्लूकोमा इन 3 में से कोई 2 कंडीशंस एक साथ हो तो उसको अपन ग्लूकोमा बोलते हैं। जैसे आईओपी का इंक्रीज होना, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना और विजन डिस्टर्ब होना। इन तीनों में से कोई 2 प्रॉब्लम एक साथ में है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोमा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लूकोमा। अगर आपको पूछा जाए नॉर्मल आईओपी कितना होता है, तो नॉर्मल आईओपी कितना होता है? तो नॉर्मल आईओपी होता है 8 से 21 mm ऑफ एचजी। 8 से 21 mm ऑफ एचजी, दिस इज योर नॉर्मल आईओपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। मीजर किससे करते हैं? तो टोनोमेट्री से। अरे मीजर किससे करते हैं? तो टोनोमेट्री से ये मीजर किया जाता है। किससे करते हो मीजर? तो टोनोमेट्री के या टोनोमेट्री से ये मीजर किया जाता है। क्लियर है? चलो, सर्जरी डिपेंड करती है कि कौन सा ग्लूकोमा है, कौन सा ग्लूकोमा है। अगर ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात करें तो सबसे बेस्ट सर्जरी होती है ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ट्रेबिकुलोप्लास्टी। अगर आप एंगल क्लोजर की बात करते हो, हाँ, अगर आप एंगल क्लोजर की बात करते हो तो आइरिडोटोमी, आइरिडेक्टमी, ये सारी सर्जरी आपके एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर यूज में है। अगर कभी आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले, ग्लूकोमा का ड्रग ऑफ चॉइस, तो ग्लूकोमा का ड्रग ऑफ चॉइस होता है टिमोनॉल, जो एक टाइप का बीटा ब्लॉकर है। एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को ब्लॉक करने के लिए काम में यूज में लिया जाता है टिमोनॉल। चलो, अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया, कैटरेक्ट का अगर आपको कभी भी मोस्ट कॉमन सिम्टम पूछे, हाँ, तो सबसे पहला सिम्टम से आता ब्लर विजन। हाँ, ग्लूकोमा के अंदर एक विजन देखने को मिलता है और वो विजन है आपका टनल विजन, टनल विजन। मतलब आपका जो देखो, एक नॉर्मल आई जो होती है, वो नॉर्मल आई जो है वो इस तरीके से देखती है, ये उसका विजुअल एरिया होता है। लेकिन जिसको ग्लूकोमा हो जाए उसके बाद में वो बंदा सिर्फ ऐसा ही देख पाता है, बस टनल विजन। मतलब उसकी जो विजुअल फील्ड है वो विजुअल फील्ड शॉर्ट हो जाती है, जो विजुअल फील्ड है वो विजुअल फील्ड जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जो विजुअल फील्ड है वो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। उसी को अपन बोलते हैं टनल विजन।
टनल विजन। अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊं ओपन और क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आता है, जबकि क्लोज एंगल जो है वो ब्लॉक होने के कारण आता है। जो आपका एक्वस ह्यूमर है उसका जो पाथवे वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है। ज्यादा कॉमन ओपन एंगल ग्लूकोमा हो जाता है और मोर डेंजरस जो है वो हमेशा क्लोज एंगल होता है। ओपन एंगल के अंदर पेन लेस विजन डिस्टर्ब होता है, जबकि क्लोज एंगल के अंदर पेन फुल विजन डिस्टर्ब होता है। ओपन एंगल एक क्रॉनिक कंडीशन है, जबकि आपका एंगल क्लोजर एक मेडिकल इमरजेंसी है। एक मेडिकल इमरजेंसी है आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा। आपका क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो व्यूज आर वेरी लो, व्यूज आर वेरी लो। चलो कोई बात नहीं, आपके दो कंडीशंस और बता देते हैं। एक कंडीशंस होती है रेटाइनल डिटेचमेंट। रेटाइनल डिटेचमेंट एक आंख की कंडीशंस है, रेटाइनल डिटेचमेंट। हाँ, जब रेटिना अपनी दोनों न्यूरल और आपकी जो पिगमेंटेड लेयर है उनसे सेपरेट हो जाए, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड रेटाइनल डिटैचमेंट। और यहाँ पर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपको पूछा जाता है सबसे बढ़िया चीज कर्टन फॉलिंग साइन। जब शो खत्म होने के बाद में पर्दा गिरता है ना, वैसे आपका विजन ऊपर से नीचे की तरफ डिस्टर्ब होता है या विजन लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड कर्टन फॉलिंग साइन। कर्टन फॉलिंग साइन किसमें देखा जाता है? तो आपके रेटाइनल डिटैचमेंट में देखा जाता है। दूसरा टनल विजन हमेशा ग्लूकोमा में देखा जाता है। हाँ, फ्लोटर्स किसमें देखे जाते हैं? आपके रेटाइनल डिटैचमेंट के अंदर। लाइट फ्लैशेस किसमें देखे जाते हैं? रेटाइनल डिटैचमेंट में देखे जाते हैं। ऐसे इंसान को बिल्कुल आपको रेस्ट देना है, आई को कवर करके रखना है। हाँ। सर्जरी की बात की जाए तो इसके अंदर आप डाइथर्मी भी करते हो, आप क्रायो सर्जरी भी करते हो, लेजर थेरेपी की भी करते हो, न्यूमेटिक रिपेयर भी करते हो, और स्क्लेरल बकलिंग इज द मोस्ट या स्क्लेरल बकलिंग इज द बेस्ट सर्जरी फॉर द रेटाइनल डिटैचमेंट। स्क्लेरल बकलिंग इज द बेस्ट सर्जरी फॉर द रेटाइनल डिटैचमेंट। इसके अलावा आपने एक कंडीशन आंख की और सुनी होगी जिसका नाम है आपका मैक्यूलर डीजनरेशन। मैक्यूलर डीजनरेशन, हाँ, दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई और एक होता है वेट। हाँ, एट्रोपिक जिसको अपन बोलते हैं ड्राई, एट्रोपिक जिसको अपन बोलते हैं ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन। और ये जो है ये आपको ज्यादातर एज रिलेटेड बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलेगा, बूढ़े लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सुडेटिव, जो आपको यंग इंसानों के अंदर देखने को मिलेगा। अगर यंग एज के अंदर मैक्यूलर डीजनरेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सुडेटिव या वेट मैक्यूलर डीजनरेशन, और ओल्ड एज के अंदर हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं क्या? एट्रोपिक मैक्यूलर डीजनरेशन। बेस्ट सर्जरी पूछे तो फोटोडायनेमिक थेरेपी इज द बेस्ट सर्जरी फॉर द मैक्यूलर डीजनरेशन। क्लियर है? हाँ। एक कंडीशन होती है ओक्यूलर मेलानोमा। ओक्यूलर मेलानोमा, तो ओक्यूलर मेलानोमा ये एक कैंसर है, कैंसर ऑफ आई। ये एक आई का कैंसर है, ये एक आंख का कैंसर है या कैंसरस ट्यूमर है। इसकी मोस्ट कॉमन, या आपको कभी पूछा जाए मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ आई, तो आंसर जाता है ओक्यूलर मेलानोमा। तो आंसर जाता है आपका ओक्यूलर मेलानोमा। हाँ, मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है यूवियल ट्रैक। इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है यूवियल ट्रैक। क्लियर है? ये यहां से स्प्रेड होके कहा जा सकता है? तो ये यहां से स्प्रेड होकर लीवर में जा सकता है। सिम्टम डिपेंड करता है कौन सी जगह पर हुआ ये। सिम्टम डिपेंड करता है कि ये कौन सी जगह पर हुआ ये कैंसर, उस पर ये डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। जैसे अगर ये मैक्यूलर एरिया के अंदर हुआ है तो ब्लर विजन होगा, कैनाल ऑफ स्क्लेन में हुआ है तो आपका आईओपी इंक्रीज होगा, श्रुति आइरिस में हुआ है तो आपके आइरिस का कलर अफेक्टेड होगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो कैंसर का आपको भी पता है, कैंसर एक लाइलाज है, जिस पार्ट में होता है उस पार्ट को काट कर ही निकाल दिया जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी आई बॉल ही निकाल दी जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ई न्यूक्लिएशन। जिसको अपन क्या बोलते हैं? ई न्यूक्लिएशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ आई बॉल। अब आप कहोगे सर इंसान काना हो गया, कोई बात नहीं, प्लास्टिक की आई या पत्थर की आई मार्केट में मिलती है, कॉस्मेटिक जो
प्रोस्थेटिक होता है वो आके लगा दिया जाता है, दिखता कुछ नहीं है उससे, बट इंसान की शक्ल ओके दिखती है कि भाई हाँ, पत्थर की आग जिसको अपन बोलते हैं, उसका काम देखना नहीं होता, बस एक फेशियल अपीयरेंस को थोड़ा सही दिखाना होता है। तो वो आप यहाँ पर प्रोस्थेटिक लगाते हैं, आपने देखा भी होगा, अरे प्रोस्थेसिस लगाते हैं, आपने देखा भी होगा कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू। चलो, कभी कभी आपने देखा होगा कि आंख के अंदर कोई छोटा सा कंकड़ वंकर लगे, उसके बाद में आंख पूरी रेड हो जाती है, ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, पूरा रेडिश रेडिश दिखती है। हाँ, तो उसको अपन बोलते हैं हाइफोमा। क्या बोलते हैं? हाइफोमा का नाम से जानते हैं ये। और ये या इसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 दिन में सेल्फ रिजॉल्विंग भी हो जाता है। 5 से 7 दिन के अंदर सेल्फ रिजॉल्व भी हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए आई के अंदर। हाँ, तो इसके पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपकी ईयर के बारे में। वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में? ईयर के बारे में। तो ये आई, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ईयर, और उसके बाद में हम ईएनटी के क्वेश्चंस देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग द क्लास। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।